जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान में सेकेंड नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा। ठीक, एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कल मैंने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने किस किस तरीके से 1947 के पहले हमारा देश किस तरीके से चलेगा ये अंग्रेज तय करते थे। पहली बार हमारे देश में एक ऐसी संस्था बनी, एक ऐसी असेंबली बनी, एक सभा बनी जिसने हमारे संविधान को बनाया। जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया और उसके बाद से हमारा देश आज भी संविधान से ही चलता है, जो हमारा संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान। अब संविधान सभा किस तरीके से बनी, कौन कौन से सदस्य थे, उसके बाद संविधान को बनाने में कौन कौन सी समितियां थी, कौन कौन सी कमिटीज थी। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। देखिए, संविधान सभा की अगर हम बात करें तो ये उस टाइम की संविधान सभा की तस्वीर है। ठीक है, जिसमें जो है सभी सदस्य बैठे हैं और वहां पर चर्चा हो रही है संविधान सभा में। देखिए, संविधान सभा की अगर हम बात करें ना, तो मैंने आपको बताया था जुलाई 1946 में एक प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था और इसी के तहत एक संविधान सभा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जुलाई 1946 में। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ था वो कब हुआ? जुलाई 1946 में। ठीक है, तो ये कई बार फ्रीक्वेंटली वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान के अंतर्गत बनाई गई थी। तो कौन सा प्लान था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, जिसके तहत जुलाई 1946 में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या किया गया? गठन किया गया। अब कैबिनेट मिशन प्लान के कौन कौन से सदस्य थे ये मैं पिछले वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब जब संविधान सभा बनी, ठीक है, तो इसके लिए जब चुनाव हुए वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए। मतलब देखिए, संविधान सभा बनी और संविधान सभा कैसे बनी? इसमें चुनाव हुए। अब इसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे इनको किसने चुना? इनको उस टाइम की हमारी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने चुना था। मतलब जो देखिए, एक्चुअली हमारी जो संविधान सभा थी इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरीके के सदस्य थे। मतलब जो संविधान सभा थी उसमें इलेक्टेड सदस्य भी थे और नॉमिनेटेड सदस्य भी थे। तो जो इलेक्टेड सदस्य थे, मतलब जो इलेक्ट होकर के आए थे, उनको किसने चुना था? उनको उस टाइम की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों ने चुना था। ठीक है, देखिए एक चीज आप जान लीजिए, संविधान सभा के लिए कोई ओपन वोटिंग नहीं हुई थी लोगों के द्वारा उनके लोगों को चुनने के लिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो राज्यों की जो विधानसभा थी उनके जो सदस्य थे उन्होंने ही चुनाव करके सदस्यों को चुना था संविधान सभा के। ठीक है, तो ऐसे हर राज्य का क्या था? प्रतिनिधित्व था। हर राज्य का क्या था? इसमें प्रतिनिधित्व था। अब जब संविधान सभा बनी उस टाइम पर जो मतलब मेंबर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 389 मेंबर्स उस टाइम थे। याद रखिएगा, जब संविधान सभा बनी तो उस टाइम पर टोटल सदस्य कितने थे? 389। ठीक है, इनमें से 389 में से 296 का इलेक्शन हुआ था। मतलब 296 ऐसे सदस्य थे जिनका इलेक्टेड होकर के आए थे, जो चुनाव से जीत कर आए थे। और इनमें 93 सदस्य ऐसे थे जिनको रियासतों ने नॉमिनेट किया था, प्रिंसली स्टेट्स ने। देखिए, मैंने आपको बताया था उस टाइम पर दो तरीके के प्रदेश हुआ करते थे। एक था ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और एक हुआ करते थे रियासती, प्रिंसली स्टेट्स। तो टोटल जो सदस्य थे जब संविधान सभा बनी तो उस टाइम पर 389 सदस्य थे, 389, जिनमें से 296 को इलेक्ट किया गया था। इन 296 में भी 292 जो थे वो स्टेट से थे। 292 किससे थे? स्टेट से थे।
और 4 ऐसे सदस्य थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक, तो 4 ऐसे सदस्य थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे, क्षेत्र से थे। और 93 सदस्य कौन थे? रियासतों के प्रतिनिधि थे। मतलब जो रियासतें हुआ करती थी उनको 93 सीटें दी गई थी और 296 पर चुनाव हुआ था, जिसमें 292 राज्यों के द्वारा चुने गए थे और 4 जो चुने गए थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के चुने गए थे, चीफ कमिश्नर रीजन के चुने गए थे। क्लियर हो रहा है? ये स्टेट्स नहीं था, ये प्रोविंस था। सॉरी, ये प्रोविंस था। उस टाइम पर प्रोविंस हुआ करती थी, तो ये प्रोविंस से चुने गए थे। तो ये उस टाइम का फिक्सचर था जब संविधान सभा बनी। ठीक है, कब बनी? जुलाई 1946 में। और इस संविधान सभा की अगर हम बात करें, सबसे पहली मीटिंग, सबसे पहली बैठक, मतलब फर्स्ट मीटिंग, सबसे पहली जो मीटिंग हुई, प्रथम बैठक हुई, याद रखिएगा, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, फर्स्ट मीटिंग, वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इस दिन सबसे पहली बैठक हुई। कहां बैठक हुई? दिल्ली का। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये बैठक कहां हुई? तो ये हुई दिल्ली का जो स्थित कैंसिल चैम्बर है, काउंसिल चैम्बर। ठीक है, काउंसिल चैम्बर की लाइब्रेरी में हुई। जो काउंसिल का चैम्बर था उसके लाइब्रेरी में हुई पहली मीटिंग। काउंसिल चैम्बर की लाइब्रेरी, मतलब जो पुस्तकालय भवन था काउंसिल चैम्बर का, उसमें सबसे पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब ये तो ठीक है, पहली मीटिंग थी। अब यहां पर जो सदस्य चुने गए, ठीक है, जैसे जो सदस्य चुने गए, जैसे 389 सदस्य थे, तो इसको बांटा किस तरीके से गया? प्रांतों में। ठीक है, बाट भाई, किस प्रांत से कितने सदस्य होंगे ये कैसे तय हुआ? जैसे आज अगर हम बात करें तो हमारे देश में जितने राज्य हैं, हर राज्य की विधानसभा और लोकसभा सीटें अलग अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। वही अगर हम एमपी की बात करें तो यहाँ पर 29 है। ऐसा क्यों? ये तय हुआ है जनसंख्या के आधार पर। चूंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है इसलिए वहां के प्रतिनिधि ज्यादा है। मध्य प्रदेश में उनके कंपैरिजन में जनसंख्या कम है इसलिए प्रतिनिधि भी कम है। वैसे ही यहां पर भी हुआ। यहां पर भी जो अलग अलग प्रांत थे उनको जनसंख्या के आधार पर बांटा गया कि उससे कितने सदस्य होंगे। और ये किस आधार पर बांटा गया? यहां पर एक सीट, ठीक है, रेशियो ऐसा था, एक सीट दी जाएगी 10 लाख पॉपुलेशन पे। मतलब 10 लाख जनसंख्या पे, 1 मिलियन जनसंख्या पर एक सीट। ठीक है, तो 1:1 मिलियन, 1 to 1 मिलियन, मतलब 10 लाख अगर हैं तो एक सीट मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये जनसंख्या के आधार पर तय हुआ कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। उस हिसाब से 389 सीटें हुई, जिसमें से 296 इलेक्टेड थे और 93 ऐसे थे जो मनोनीत किए गए थे। किसके द्वारा? प्रांतों के द्वारा। ठीक, अब इसका जो चुनाव हुआ तो इसमें किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो उस टाइम पर दो मेन पार्टियां हुआ करती थी। एक तो कांग्रेस थी। कांग्रेस के 208 सदस्य चुन के आए। कितने सदस्य चुन के आए कांग्रेस के? 208 सदस्य। ठीक है, मतलब जो 296 के चुनाव हुए उसमें से 208 सदस्य किसके चुन के आए? कांग्रेस के चुन के आए। इसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुन के आए? 73, 73। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के सदस्य कितने चुन के आए? 73। कांग्रेस के चुन के आए 208 और अन्य जो सदस्य थे 15, वो अन्य चुन के आए। तो इस तरीके से जो चुनाव के बाद कांग्रेस के सबसे ज्यादा सदस्य थे 208, मुस्लिम लीग के थे 73 और अदर्स जो थे वो थे 15। ठीक, ये यहां तक की कहानी क्लियर हुई आपको? ठीक, तो अब जो है संविधान सभा जो है वो बन गई। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है
कि जितने भी संविधान सभा थी उसमें सभी के प्रतिनिधि थे। ठीक है, देखिए इलेक्टेड लोग भी थे और देसी रियासतों के भी प्रतिनिधि थे। अब इन रियासतों में आपको एक चीज याद रखनी है, एक लौती ऐसी रियासत थी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद एक लौती ऐसी रियासत थी जिससे संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, हैदराबाद। क्योंकि वहां के जो रियासत थी उन्होंने अपना कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं किया था, तो इसलिए हैदराबाद जो थी ये पहली ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी भवन में हुई। ठीक है, अब इस बैठक में अगर हम बात करें तो कुल जो सदस्य थे, मतलब देखिए वैसे चुन के तो 296 सदस्य आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने शुरुआत में संविधान सभा में बैठने से इनकार कर दिया। वो संविधान सभा का पार्ट नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उनके अलग ही राज्य की, अलग देश की मांग थी जिसको पूरा नहीं किया गया। तो इस टाइम पर जब पहली मीटिंग हुई तो उस टाइम पर टोटल कितने सदस्य बैठे थे संविधान सभा में? 211। देखिए रियासतें वाले भी शुरुआत में संविधान सभा का पार्ट नहीं बने थे। ठीक है, तो टोटल सदस्य कितने आए थे? 211 सदस्य, जिन्होंने पहली मीटिंग में भाग लिया। और पहली मीटिंग में जो अध्यक्षता करी थी पहली मीटिंग की, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। याद रखिएगा, सबसे पहली मीटिंग के जो अध्यक्ष थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग हुई थी, मतलब उस टाइम पर फ्रेंच की परंपरा का पालन करते हुए सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। तो सबसे सीनियर मोस्ट को क्या बना दिया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। तो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को, ठीक ये डेट भी याद रखिएगा, उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को चुनाव हुए और जो राष्ट्र प्रेसिडेंट बने, संविधान सभा के प्रेसिडेंट बने, वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति नहीं, ये संविधान सभा के प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई 1946 में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली मीटिंग में पार्टिसिपेट किया इन्होंने। ठीक, इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष कब तक रहे? जब तक संविधान नहीं बन गया। उसके बाद फिर ये जो हैं देश के पहले राष्ट्रपति भी बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। ठीक, तो यहां तक आपको पिक्चर क्लियर हुई अभी तक? ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर संविधान सभा का मेन काम क्या था भाई? संविधान सभा का जो मेन काम था वो क्या काम था? इनका काम था संविधान बनाना, देश के लिए संविधान बनाना। अब देखिए देश में क्या था, अलग अलग क्षेत्र थे भाई, संविधान बनना है, पूरे देश का बनना है, तो पूरे देश का संविधान सब मिलकर के एक साथ तो नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या करा, अलग अलग कमिटी बनाई, अलग अलग कमिटीज बनाई। मतलब संविधान सभा में क्या चुनाया गया? अलग अलग कमिटी बनाई गई। ठीक है, मतलब अलग अलग जो है समितियां, जिसे हिंदी में कहते हैं समितियां, अलग अलग समितियां, कमिटीज बनाई गई। ठीक है, और उनके हर कमिटी का एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, चेयरमैन हुआ करता था। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए हर कमिटी का एक अध्यक्ष होता था। तो आपको ये भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई कौन सी कमिटी का अध्यक्ष कौन था, कौन सी कमिटी का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिस्टिंग कर रहा हूं, आपको इसको नोट करना है, एक एक कमेटी का अध्यक्ष कौन कौन था सबसे पहले तो, क्योंकि संविधान सभा में सारे लोग एक साथ काम नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, अलग अलग विभाग बांट दिए थे और अलग अलग विभाग बांट करके सबसे
सबके एक पर्टिकुलर अध्यक्ष बनाया गया था हर समिति का। तो यहां पर आपको कमिटीज नोट करना है। तो सबसे पहली कमिटी थी कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो एक कमिटी थी जिसका नाम था रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और एक और कमिटी थी जिसका नाम था स्टीयरिंग कमिटी। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी और स्टीयरिंग कमिटी, इन दोनों के चेयरमैन जो थे, या जिसे अध्यक्ष बात की जाए, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमिटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अगला बात करें, अगला है सबसे पहली बात तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। इसके अलावा यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन पावर कमिटी। इसके अलावा फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी। ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और कमिटी थी एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग। ठीक है। इन चारों कमिटियों के जो अध्यक्ष थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, संघीय संविधान समिति, यूनियन पावर कमिटी, संघीय शक्ति कमिटी, समिति कमिटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, एडहॉक कमिटी और नेशनल फ्लैग, इन सभी के थे जवाहरलाल नेहरू। इन सभी कमिटियों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला बात करें, अगला बात करें तो स्टेट्स कमिटी, राज्यों की समिति, स्टेट्स कमिटी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, एक्सक्लूडेड एरियाज। इसकी जो कमिटी थी, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? स्टेट्स कमिटी और एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमिटी है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी अगर हम बात करें, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी, इसके चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव बी आर अंबेडकर। ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगला बात करें, अगली कमेटी थी क्रेडेंशियल कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। ठीक। अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ये क्रेडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक। तो यहां तक कमिटीज के चेयरमैन आपको समझ में आए, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला बात करें, अगला थी हाउस कमेटी। अगला क्या थी? हाउस कमेटी। ठीक। तो हाउस कमेटी की अगर हम बात करें तो हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये थे बी पटापी सीतारमैया।
बी पट्टाभी सीतारामैया। बी पटापी सीतारमैया किसके चेयरमैन थे? हाउस कमेटी के। इसके बाद बात करें, अगला था ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे के एम मुंशी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? के एम मुंशी। ठीक, अगला बात करें, अगला थी कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो ये कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे जी वी मावलंकर। जी वी मावलंकर, ये थे कमिटी ऑफ द ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगली कमिटी थी माइनॉरिटीज सब कमिटी। माइनॉरिटीज सब कमिटी, इसके कौन थे? तो इसके थे एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी, माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एच सी मुखर्जी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो थी, इसके थे जे बी कृपलानी। इसके थे जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, ठीक है, इसके थे गोपीनाथ बरदोली। कौन थे? गोपीनाथ बरदोली। ठीक, इसके चेयरमैन कौन थे? गोपीनाथ बरदोली। अगला बात करें, अगला एक आखिरी है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी। ठीक, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे ए वी ठक्कर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कमिटीज थी और उसके चेयरमैन थे, ये आपको याद रखना है। ये सारी कमिटीज और इनके चेयरमैन का नाम याद रखना है। ज्यादातर एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में कमिटीज के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि इस कमिटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं वापस से संविधान सभा पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग, ठीक है, सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी, वो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। और इस टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत इनको सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे, इसलिए इनको उस टाइम का टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया। अब इस टाइम पर जो कुल सदस्य थे उन्होंने कितने, देखिए जैसे अगर हम बात करें जब संविधान सभा बनी, उस टाइम पर टोटल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, जिसमें 296 जो थे वो इलेक्टेड थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य थे। ठीक है, और जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल मिला के टोटल 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे। ठीक, तो ये तो उस टाइम का स्थिति थी जब संविधान सभा बनी। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को, अब देखिए चूंकि जो संविधान सभा बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग 73 सीटें जीत के आया था। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ, इंडिया का जब डिवीजन हुआ, ठीक है, तो इस संविधान सभा की संख्या जो है वो बदल गई। तो अगर हम 15 अगस्त 1947 के बाद बात करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, तो उसके जो सदस्य थे वो बाहर चले गए,
तो अब जो संविधान सभा का नया प्रारूप बना, ठीक है, मतलब जो 15 अगस्त 1947 के बाद बनी, तो इसमें अब टोटल सदस्य बच गए 299। ये याद रखिएगा। जो पहले 389 थे, उनमें से अब टोटल सदस्य कितने बच गए? 299। इसमें भी अगर हम बात करें, देखिए संविधान पूरी तरीके से कब बना? 26 नवंबर 1949 को, 26 इनको संविधान बना। इस दिन संविधान सभा के जितने भी लोग थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो जो फाइनल ड्राफ्ट जो बना, उस पर जब संविधान जब पूरा बन गया, उस पे जो हस्ताक्षर किए वो टोटल 284 सदस्य, 284 सदस्यों ने किए थे। याद रखिएगा। चुने गए थे शुरुआत में 389, पाकिस्तान के अलग होने के बाद बच गए 299, लेकिन अंत में सिग्नेचर करने वाले जो थे वो कितने थे? 284, जो 26 नवंबर 1949 को मौजूद थे, जिन्होंने फाइनली साइन करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्रूव किया। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, यहां तक सब चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, मतलब स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संविधान सभा का। और 11 दिसंबर 1946 से लेकर के और तकरीबन 26 नवंबर या एक कहें 26 जनवरी 1950 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक, इसके बाद बात करें, कुछ और तथ्य आपको याद रखने हैं संविधान सभा में। संविधान सभा का जो प्रारूप या सील या सिंबल हुआ करता था, वो था एलिफेंट, हाथी। याद रखिएगा। संविधान सभा की जो सील या जिसे कहा जाए सिंबल हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था? हाथी हुआ करता था। और संविधान सभा को टोटल कितना समय लगा? तो जो टोटल समय संविधान सभा को पूरा संविधान बनाने में लगा, वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। ये टोटल टाइम संविधान सभा को लगा संविधान बनाने में, 2 साल 11 महीने 18 फाइनलाइज दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए स्थायी अध्यक्ष। उसके बाद 13 दिसंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। मतलब उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया संविधान सभा के अंदर 13 दिसंबर 1946 को। और ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे संविधान में सबसे फ्रंट पे जो है वो है प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना में बेसिकली हमारे संविधान के मूल विचार लिखे, कि हमारे ये जो पूरा संविधान बना है उसका एक तरीके से समरी टाइप का है, या हमारे जो मूल विचार है इस संविधान को बनाने के पीछे के हमारे जो मूल विचार हैं वो हमारी प्रस्तावना में दिए, प्रियम्बल में। तो ऐसे ही प्रियम्बल, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, संविधान सभा में प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, ये बाद में प्रियम्बल का रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें भारत का ये जो संविधान हम बना रहे हैं इसका स्वरूप कैसा होगा, या इसके पीछे की हमारी मंशा क्या है। भाई संविधान बन रहा है तो उसके पीछे की कुछ मंशा होती है, तो इसकी मंशा क्या है ये नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया। कि मतलब हमारा जैसे अगर हम बात करें कि इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कहा कि भाई भारत का एक लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया जो होगा वो सॉवरिन होगा, सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया तो उस टाइम पर भारत कैसा होगा? सॉवरिन डेमोक्रेटिक। सॉवरिन का मतलब होता है किसी देश का हस्तक्षेप हमारे देश पे नहीं होगा, ना तो आंतरिक ना बाह्य मामले में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा।
सॉवरिन, इसके अलावा लोकतंत्र डेमोक्रेटिक, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार यहाँ पर काम करेगी, और रिपब्लिक जिसमें हेड ऑफ द नेशन क्या होगा, चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा हेड ऑफ द नेशन। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द नेशन चुना जाएगा। जैसे आज अगर हम बात करें तो हमारे हेड ऑफ द नेशन कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव होता है हमारे देश में, भले ही स्थायी अस्थायी होता है, मतलब एक तरीके से जिसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका चुनाव होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है लेकिन होता है। इसीलिए हमारा देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुखिया है राष्ट्र का, उसको वो चुना जाता है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ फेडरेशन है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर हमारे यहाँ जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारे पॉइंट्स थे। माइनॉरिटीज के अधिकार, ये सारी चीजें डाली गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ये हमारी पीछे की सोच डाली गई कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसके पीछे की सोच क्या है, और इस पे डिबेट हुई उसके बाद। और फाइनली 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या कर दिया गया, संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया। तो 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उसको 22 जनवरी 1947 को जो है पास कर दिया गया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है 29 अगस्त 1947 की डेट, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, क्योंकि 29 अगस्त 1947 को ही जो प्रस्तावना समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका गठन किया गया। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया, प्रस्तावना, ठीक है, समिति का, प्रस्ताव समिति का, प्रारूप समिति का, जो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ठीक है, और इसके चेयरमैन किसे बनाए गए, इसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर बी आर अंबेडकर। मैंने आपको बताया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी या जिसे हम कहते हैं प्रारूप समिति, इसका एक्चुअल में काम क्या था। इसका काम ये था अलग अलग विभाग से, देखिए मैंने आपको इतनी सारी कमिटीज बताई थी, अलग अलग विभाग से कंपाइल करके एक पूरा संविधान बनाने, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, ये बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी का काम। मतलब अलग अलग चूंकि कमिटीज बनाई गई थी तो सब अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो उन सारे क्षेत्रों के काम को कलेक्ट करके एक सिंगल ड्राफ्ट बनाना। ठीक है, और इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए क्या बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। मतलब उसका एक प्रारूप बनाना, अभी तक बिखरा हुआ था, अब उसको एक प्रारूप में ढालना और उसे ड्राफ्ट करना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। ठीक है, और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बनाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था, बी एन राव को। ये नाम याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, जिसका काम था इस पूरे ड्राफ्ट जो बनेगा संविधान का, उसको स्क्रूटनाइज करना। उसको क्या करना, स्क्रूटनाइज करना। स्क्रूटनाइज करने का काम, या जिसे कहा जाए कि उसकी एक एक चीज को समझना, एक एक लाइन को समझना, स्क्रूटन करना, स्क्रूटनाइज करना। ठीक है, उसका काम किसको दिया गया, बी एन राव को, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, 29 अगस्त 1947 को। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ठीक है, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना सबसे पहला ड्राफ्ट, मतलब कंपाइल करने के बाद जो सबसे पहला ड्राफ्ट था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट को सौंपा 21 फरवरी 1948 को। याद रखिएगा, ए फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट जो बना करके भेजा, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, वो 21 फरवरी 1948 को बनाया।
फॉर 21 फरवरी 1948 को बनाया। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स कौन कौन थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ड्राफ्टिंग कमिटी अगर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी में? टोटल 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन का नाम तो आप जानते ही हैं, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब और सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले सदस्य, इसमें मैं सदस्यों के नाम लिख रहा हूं, तो सबसे पहले सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर ये पहले सदस्य थे। इसके अलावा दूसरे जो सदस्य थे वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, तीसरे अगर हम बात करें तो डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक, अगला बात करें तो अगले जो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो अगले जो सदस्य थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, इसके अलावा जो थे, वैसे तो थे पहले कौन थे? बी एल मित्तर, बी एल मित्तर, लेकिन इनको बाद में रिप्लेस कर दिया किसने? एन माधव राव। इनको बाद में किसने रिप्लेस किया? एन माधव राव। इनका जो भी कारण था, रिप्लेस कर दिया गया था इनको, इनको बाद में क्या कर दिया? एन माधव राव। और जो आखिरी सदस्य थे वो थे डॉक्टर डी पी खेतान, डॉक्टर डी पी खेतान। ठीक, तो डॉक्टर डी पी खेतान जो थे, इनको, इनकी डेथ हो गई थी, तो बाद में इसके सदस्य कौन बने? टी टी कृष्णमाचारी। बाद में इसके सदस्य कौन बने? टी टी कृष्णमाचारी। ठीक, तो ये टोटल 6 सदस्य थे इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अंबेडकर। जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी के कौन थे? चेयरमैन थे, और 7 सदस्य थे। यहां तक आपको समझ में आया? अब इसके बाद मैंने आपको बताया फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट ड्राफ्ट कब हुआ? 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 को सबसे पहला ड्राफ्ट। ठीक, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो सबसे लास्ट रीडिंग हुई, थर्ड, ठीक है, 3 रीडिंग्स हुई थी इसमें, अपन को तीनों रीडिंग्स याद नहीं रखनी, वो बहुत डिटेल हो जाएगी। ठीक है, बहुत डिटेल अपन को नहीं जाना है, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं इसमें वही चीजें कवर करूंगा जो कि आपके लूसेंट जीके में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको डिटेल में कोई पॉइंट समझने हैं तो हमारा एमपीपीएससी का जो डिटेल्ड में मेंस का क्लास चल रहा है एपी एकेडमी के, उसमें, तो उसमें आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें आप उसको समझ सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको सारी चीजें। अभी मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो थर्ड और जो फाइनल रीडिंग हुई, ठीक है, ड्राफ्ट की, वो कब कंप्लीट हुई? 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 19 सॉरी 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये तीसरी रीडिंग कंप्लीट हुई। इसी दिन सारे लोगों ने सिग्नेचर किए और कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर कर दिया पास। लेकिन इसको एक तरीके से कहा जाए, और इसके कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया। मतलब 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रावधानों को क्या कर दिया? तुरंत लागू कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके पूरे संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन अपन को उसके पीछे नहीं जाना है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना लूसेंट में है। तो 26 जनवरी 1950 को फाइनली संविधान बना। ठीक है, और इसी दिन को हम क्या मानते हैं? एज द कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट, और रिपब्लिक डे हम जो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि 26 नवंबर को भी जो है डे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस।
कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर को क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन डे। देखिए 125वीं वर्षगांठ, जन्म जन्म दिवस मतलब बर्थ एनिवर्सरी किसकी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, तो 26 मतलब एक तरीके से कहा जाए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ये कब दिया गया? 2015 में। किस उपलक्ष्य में? 125वीं सालगिरह, एक 125th बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित किया। ठीक, तो इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो है वो बन गया। ठीक है, अब इसके अलावा आपको सबसे पहले तो कुछ और पॉइंट संविधान सभा में याद रखने हैं जो आपको फॉर्डर पॉइंट्स है, जो एडिशनल पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो टोटल महिलाएं, अगर हम बात करें वुमेन्स या महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कि महिलाएं कितनी थी। ठीक है, तो 15 सदस्य थी। ठीक है, 15 सदस्य थी। ठीक है, उनका नाम आप देख लीजिएगा, वैसे नाम पूछता नहीं है, वैसे इतना डीप में नहीं जाएगा क्योंकि वो सिविल सर्विसेज वगैरह के पेपर होते हैं तो उसमें ज्यादा डीप में जाता है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उसमें इतना डीप में नहीं जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 संविधान सभा में। क्लियर है ये? ठीक, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा। मैंने आपको बताया 24 जनवरी को अंतिम बैठक। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, लास्ट मीटिंग। ठीक है, संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को सबसे आखिरी मीटिंग हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहला देश का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और उसके बाद 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। अपने यहाँ जनरल इलेक्शन कब हुआ था? पहला 1951 और 52। ठीक है, इसके तहत फिर नई संसद का निर्माण हुआ। ठीक है, और यहां तक भारत की अंतरिम, देखिए हमारे उस टाइम पर, देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारे आजादी मिल गई थी। ठीक है, अब हमारे देश में संविधान बन रहा था। ठीक है, लेकिन संविधान बनने के साथ साथ कुछ नए छोटे छोटे कानून भी पास करने थे, उसके लिए संसद जरूरी थी। तो टेम्परेरी पार्लियामेंट के रूप में भी संविधान सभा काम कर रही थी, ये पॉइंट नोट करिएगा, टेम्परेरी पार्लियामेंट के रूप में। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ कोई संविधान तो बना नहीं था। संविधान जब तक बनेगा नहीं तब तक चुनाव कैसे होगा, और चुनाव नहीं होगा तब तक संसद का गठन कैसे होगा। तो इसीलिए संसद का काम कर रही थी जब, उस टाइम पर जो ये संसद का काम कौन कर रहा था? संविधान सभा ही कर रही थी। ठीक है, तो संविधान सभा जब तक 1951-52 में जब तक आम चुनाव नहीं हो गए और आम चुनाव के परिणाम के बाद संसद का गठन जब तक नहीं हो गया तब तक संसद के रूप में काम कौन कर रही थी? संविधान सभा। याद रखिएगा, क्योंकि 24 जनवरी 1950 के बाद संविधान का काम तो खत्म हो गया। भाई संविधान सभा का काम क्या था? संविधान बनाना। वो तो चूंकि कोई पार्लियामेंट नहीं थी हमारे पास, कोई संसद नहीं थी, तो अगर कोई छोटे कानून पास करने तो कौन करेगा? तो संविधान सभा को ये पावर दी गई। तो संविधान सभा दो काम कर रही थी, एक तो संविधान बना रही थी और दूसरा संसद के रूप में भी काम कर रही थी। तो याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना रही थी, मतलब जब वो संविधान बनाने का काम कर रही थी, उस टाइम पर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब वो संविधान बना रही थी।
उस टाइम पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी, उस टाइम पर इसके जो अध्यक्ष होते थे वो थे जीवी मावलंकर। ये याद रखिएगा। मतलब जब जब वो संविधान के रूप में संविधान बनाने का काम कर रही थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जब वो अंतरिम सरकार संसद के रूप में काम कर रही थी तो कितने थे? जीवी मावलंकर। ठीक है। एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो जो टोटल पैसा लगा वो तकरीबन 64 लाख रुपए लगे थे पूरा संविधान बनने में। जो खर्चा हुआ था वो कितना हुआ था? तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। क्लियर है? ठीक। इसी समय पर और कुछ पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, इसको कब अपनाया गया? इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रखिएगा। क्योंकि 15 अगस्त को देश आजाद होना था, और देश आजाद होगा तो भाई झंडा फहराया जाएगा, तो झंडा तय होना जरूरी था। तो जो राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग जो था, उसको कब तय किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24 जनवरी को हमारा जो नेशनल एंथम है, ठीक, और जो नेशनल एंथम हमारा क्या है? जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। इसको कब अपनाया गया? इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा। तो हमारा जो जन गण मन था, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ये दोनों कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या बनाया गया? देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक। तो ये था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। अब अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, व्हाट आर दी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप कि आपको हमारे इस चैनल से मदद मिल रही होगी। अगर आपको मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारा MPPSC कंप्लीट स्टडी की सीरीज भी हमारे इस चैनल पर चल रही है। मैं उस पे भी वीडियोस डाल रहा हूँ, पूरा MPPSC का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप राज्य सेवा आयोग की, मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। या यूपीएससी वाले भी कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स, इकोनॉमी, ये सब कॉमन होते हैं। तो यूपीएससी वाले भी अगर जो तैयारी कर रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।